आज लिखिए अपनी कॉपीज में कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम having same mass number and different atomic number। यार जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया ना तो डिफरेंट एलिमेंट तो हो ही जाएंगे ना। अगर डिफरेंट मास नंबर हो गया तो मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो हो ही जाएंगे ना। डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे तो डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट तो हो ही जाएंगे ना, है ना। तो आइसोबार्स कौन होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं, वेदिका इधर देखो, आइसोबार्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम होते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम कहां लिखूं? ये लिख देता हूं। आर्गन, आर्गन का कितना होता है यार जरा बताना। आर्गन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 40। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। तो क्या आर्गन और कैल्शियम के एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम है? इसका उल्टा जो होता है वो आइसोटोप्स होता है, जो कल नहीं आए थे, एक बार मैं बता दूं उन लोगों को। आइसोटोप्स क्या होता है? इसका उल्टा होता है। आइसोटोप्स होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन का 1 आइसोटोप, हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, कार्बन का 12, 13, 14। यस, यानी अगर एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उनको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। लेकिन अगर एटम्स का डिफरेंट सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो तो हम लोग उनको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? आइसोबार्स। वी कॉल देम एज आइसोबार्स। बोलो आया क्या समझ में? तो इसका मतलब आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोबार्स। तो मेरे ख्याल आइसोटोप्स, आइसोबार्स एक बार जरा आपकी बुक्स में भी देखना पड़ेगा आइसोबार्स के और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। आइसोबार्स के एग्जांपल एग्जाम में आते हैं। आइसोबार्स, आइसोटोप्स दोनों आते हैं, बट आइसोबार्स और आइसोटोप्स के एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। एक ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following atomic species are isotopes of each other and which are isobars? इसमें से कौन कौन से आइसोटोप है, कौन कौन से आइसोबार्स है? तो जरा हम देख लेते हैं कौन कौन से आइसोटोप है, कौन कौन से आइसोबार्स है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, वो क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, ये हो गया आइसोटोप के एग्जाम्पल। आइसोटोप के कौन कौन से? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। और ये हो गया 231 और 233। बोलो आया समझ में क्या? और एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, नहीं, एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, वो हो गए ये दोनों। ये हो गए आइसोबार्स। आइसोबार्स Z ले लिया और इसका मास भी 230 है और इसका मास भी 230 है।
लेकिन इसका एटॉमिक नंबर है 91, इसका एटॉमिक नंबर है 88। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, क्या आइसोबार्स की सेम प्रॉपर्टी होंगी? आइसोबार की सेम प्रॉपर्टी तब होगी जब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब होगा जब उनकी सेम एटॉमिक नंबर होगा। बट आइसोबार्स के तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। लिखिए अपनी कॉपीज में, लिखिए, since isobars have different atomic number, therefore their electronic configurations are also different. Therefore their electronic configurations are also different. Therefore their electronic configurations are also different. And therefore their chemical properties are different. Therefore their chemical properties are different. Isobars की chemical properties different होती हैं, therefore their chemical properties are different. तो इसका मतलब आइसोबार्स में chemical properties different होती हैं, आइसोटोप्स की chemical properties same होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ गए ना? चलो, ये रहा आइसोबार्स। ओके, ये देखिए, write the electronic configuration any one pair of isotope and isobars. Electronic configuration of isotopes and isobars लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो मैं एक बार आपको अच्छे से लिख के बता देता हूं उनको। देखिए, आइसोटोप के एग्जांपल्स तो काफी सारे हैं, आइसोटोप्स के काफी एग्जांपल हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल था हाइड्रोजन का, आ रहा है समझ में? इसका क्या नाम बोले थे हम लोग? प्रोटियम। इसका क्या नाम था? ड्यूटेरियम। इसका क्या नाम था? ट्रिटियम या ट्रिशियम। ओके, फिर कार्बन का था, हर एक का नाम हो ऐसा जरूरी नहीं। ये आइसोटोप्स, तो इनका ईसी क्या होगा? ईसी होगा 2,4। इनका ईसी कितना होगा? 1। समझ गए? ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ईसी? ईसी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब अगर आप आइसोटोप्स के बाद आइसोबार्स की बात करोगे, आइसोबार्स, तो आइसोबार्स क्या होंगे? आइसोबार होंगे जैसे कैल्शियम। तो कैल्शियम होता है एटॉमिक नंबर 20, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 2882। मेटल हुआ कि नॉन मेटल? जल्दी से सोचकर बताओ, ये क्या हुआ? मेटल। अच्छा, और एक और लिया हमने आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। ये तो इनर्ट गैस हुआ ना, नोबल एलिमेंट, नोबल गैस, नोबल एलिमेंट। ये हुआ नोबल गैस, नोबल एलिमेंट। अच्छा, मैंने आइसोबार्स में क्यों लिखा? क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास 40 है। दोनों का एटॉमिक मास कितना है? 40। तो क्या आइसोबार्स के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो, आइसोबार्स में मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी अगर आइसोबार्स के बारे में बात करेंगे, आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोबार्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोबार्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आइसोबार्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बोलो, समझ में आया कि नहीं होगा? सर, आर्गन मेटलॉइड भी होगा? बिल्कुल नहीं। मेटलॉइड वो होता है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। आप भूल गए शायद। मेटलॉइड वो होगा बच्चे लोग जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 4। तो चलो, अब हम लोग आगे एक और नई चीज पढ़ने के लिए, कॉल्ड आइसोटोन्स। क्या रेडी है क्या आप लोग? आइसोटोन्स। ये आइसोटोन्स क्या होता है? आप लिखिएगा अपनी कॉपीज में,
Isotones are the elements having same number of neutrons in their nucleus. Isotones are the atoms. Isotones are the atoms. Isotones are the atoms having same number of neutrons in their nucleus. Isotones are the atoms having same number of neutrons in their nucleus. Same number of neutrons. जिन चीजों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आइसोटोन्स. आइसो मतलब एक जैसा, टोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिलहाल हम मान सकते हैं. जैसे 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 एक ले लिया मैंने सोडियम. तो सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. मास नंबर कितना होता है? 23. फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 11. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12. नहीं समझ में आ रहा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला? है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. वेरी गुड, वेरी गुड. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. अच्छा, अब एक और ले लेता हूं इनका पड़ोसी, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर 24 है. तो ना ये आइसोटोप्स हैं, देखो ध्यान से, ये आइसोटोप्स भी नहीं है, ये आइसोबार्स भी नहीं है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 और 24 माइनस 12 और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12. इस वजह से ये आइसोटोन्स हैं. इस वजह से क्या है ये? आइसोटोन्स. इस वजह से ये हैं आइसोटोन्स. आइसोटोन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. अब 3 चीजें हो गई आपके पास में, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स. आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर. अब इनका उल्टा आइसोबार्स. आइसोबार्स सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फिर आइसोटोन्स. आइसोटोन्स क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसोटोप्स की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं. आइसोबार्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके भी लगभग डिफरेंट ही होती है. सेम होना कोई जरूरी नहीं. सेम प्रॉपर्टीज तब होती है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है. When the electronic configuration is same, then only the properties are same. बोलो आ रहा है समझ में क्या? अब बच्चे लोग अपनी कॉपीज में लिखिए रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिविटी. तो हम लोग बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में. देखिए सबसे बड़ी बात तो जैसे कुछ आइसोटोप्स होते हैं, जैसे सपोज कार्बन है, तो कार्बन में 12-6 और कार्बन 14-6, ये फिलहाल 2 आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं. ये दोनों आइसोटोप्स में ये वाला आइसोटोप नॉर्मल बिहेव करता है, बट ये वाला आइसोटोप हाई एनर्जिक बिहेव करता है. हाई एनर्जी का मतलब इसके न्यूक्लियस से ऐसा पाया जाता है कि इसके न्यूक्लियस से कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं, कुछ रोशनी निकलने लगती है, कुछ अल्फा बीटा गामा या 3 चीजें होती हैं जो कुछ इसके न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज आउट होती है. इसके कुछ न्यूक्लियस से क्या रिलीज आउट होती है? एनर्जी रिलीज आउट होती है. फिर दोबारा से सुनिएगा, कुछ आइसोटोप्स के न्यूक्लियस बहुत हाई एनर्जी वाले
मिलते हैं और वो हाई एनर्जी होने की वजह से अपने अंदर से लगातार एनर्जी छोड़ रहे होते हैं, उनको बोलते ये हैं कि वो अल्फा बीटा गामा छोड़ते हैं, अल्फा बीटा गामा छोड़ते हैं। बट इसके बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं। अल्फा वैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, बीटा नेगेटिव, और ये होता है न्यूट्रल, नो चार्ज। ये होता है एनर्जी, गामा रेज होती है। क्या होती है? गामा रेज। लेकिन फिलहाल एक मिनट, लेकिन ना आप इनकी ना ज्यादा टेंशन मत करिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कुछ आइसोटोप्स के न्यूक्लियस बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, जिनके अंदर से लगातार कुछ चीजें रिलीज आउट होती हैं, जिनको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। गामा के रूप में काफी सारी एनर्जी रिलीज आउट होती है, गामा के रूप में काफी सारी एनर्जी रिलीज आउट होती है। ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं या ऐसे आइसोटोप्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है? रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है कि अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से कुछ एमिशन होने लगे, कुछ क्या होने लगे? एमिशन, अल्फा बीटा गामा, यानी कुछ पार्टिकल्स निकलने लगे अपने आप, कुछ एनर्जी निकलने लगे अपने आप, तो हम समझेंगे कि अच्छा इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये ना रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव। कौन से आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं? वो आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं जिन आइसोटोप्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है न्यूक्लियस में। अब कौन से आइसोटोप्स में एनर्जी ज्यादा होती है? जिनके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, वो एनर्जी रिलीज आउट होने लगती है, तो उसके लिए अल्फा बीटा गामा रिलीजिंग मानी जाती है। रेडियो एक्टिविटी को समझना अभी आपके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए अब आपको यह समझना है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है, और हाई एनर्जी होने की वजह से वो अपने अंदर से एनर्जी छोड़ने लगते हैं। ऐसे आइसोटोप्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कौन से आइसोटोप्स बोलते हैं उनको? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अनस्टेबल। देखिए ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है, आप देखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, दोज ऑफ विच आर स्टेबल एंड दोज ऑफ विच आर अनस्टेबल। जिसको मैंने बोला एक नॉर्मल और हाई एनर्जी। स्टेबल वो है जो नॉर्मल वाले, और अनस्टेबल कौन है? जो हाई एनर्जी वाले। तो इसका मतलब द आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई and emits various types of radiations are called radioactive isotopes or just radioisotopes। फिर दोबारा से, कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस बहुत हैवी होते हैं, बहुत हाई एनर्जिक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिनके अंदर से कुछ कुछ निकल रहा होता है। कुछ कुछ में अल्फा बीटा गामा होता है, लेकिन अब आपको तो अल्फा बीटा गामा पता नहीं, अल्फा बीटा गामा पता नहीं पता तो कोई बात नहीं। कुछ कुछ निकल रहा होता है, कुछ रेडिएशन निकल रहे होते हैं। आपके बुक्स में ये समझाने की कोशिश की है, कुछ रेडिएशन, कुछ पार्टिकल्स। तो उन ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं, ऐसे एटम्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उनको? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अभी मैं आपको सारे बताऊंगा। द रेडिएशन सच एज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। मैंने बताया ना आपको, अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव। बीटा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? नेगेटिव। और गामा रेज कैसी होती है? न्यूट्रल। आर एमिटेड बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। सम ऑफ द कॉमन रेडियो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14। यानी अब आपको जो भी एटम का नाम लोगे उसके साथ में उसका मास नंबर भी बोलना होगा। क्या बोला हम लोगों ने? कार्बन 14, आर्सेनिक 74, सोडियम 24, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235। The high energy radiation emitted by the radioactive isotopes are harmful for human beings.
इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो एनर्जी जो निकलती है, अल्फा बीटा गामा जो निकलता है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होता है। हम लोगों के लिए तो हार्मफुल होता है, आपका भी पता नहीं, ठीक है कि नहीं? हम लोग के लिए तो हार्मफुल है, आप लोग का तो खैर है, तुम लोग तो सुपर ह्यूमन बींग्स हो। चलो फिर अब ये बताओ, जैसा आपने सुना होगा ना वो एटम बॉम्ब, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया था ना अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिया था, एटम बॉम्ब। उस एटम बॉम्ब के अंदर यूरेनियम 235 का बहुत सारा क्या था, यूरेनियम 235। तो जब यूरेनियम 235 आया ना, तो यूरेनियम 235 हाई एनर्जी होने की वजह से वहां पे फट गया, और फट जाने से यूरेनियम 235 के छोटे छोटे पार्टिकल्स सब जगह पे वहां पे बिखर गए। और जब वो बिखर गए तो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा निकलने लगे, और जैसे ही वो ह्यूमन बींग्स को लगते थे तो वो उनको नुकसानदायक होता था। गोली की तरह नहीं लगते थे, गोली की तरह नहीं लगते थे, बट नुकसानदायक होता था। इसलिए वहां आज भी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो कई बार अपंग पैदा होता है, यानी कई बार वो पैरालाइज्ड होता है, कई बार वो एबनॉर्मल होता है, बिकॉज ऑफ दीज रेडिएशंस। वहां पर आज भी ऐसे रेडिएशंस अवेलेबल हैं, क्योंकि मिट्टी में फैले हुए हैं, और कई बार तो ये रेडिएशंस कई 100 साल तक निकलते रहते हैं। इसलिए एटम बॉम्ब ऐसा माना जाता है, इट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। कहीं पे बॉम्ब फट गया, 100-200 लोग मर गए, इट्स ओके, खत्म होगी कहानी। लेकिन अगर कहीं पे एटम बॉम्ब डाल दिया आपने, तो एटम बॉम्ब डालने का मतलब तो हो सकता है 100 साल तक भी वहां के लोगों को उससे परेशानी होती रहे। समझ गए मेरी बात अभी? तो इसलिए एटम बॉम्ब इज अगेंस्ट द मैनकाइंड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है। क्या होता है उसके अंदर? यूरेनियम 235। बोलो आया क्या मेरी बात समझ में? तो क्या आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आया क्या? क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा या कुछ एनर्जी अपने आप ही निकलती जा रही हो, खत्म ही नहीं हो रही हो, तो इसका मतलब वो एनर्जी उसके न्यूक्लियस से हाई एनर्जी होने की वजह से निकल रही है, और उसको बोलेंगे हम लोग हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। बोलो आ रहा क्या समझ में? क्लियर हो गया अभी? हाई एनर्जी का मतलब क्या हो गया? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। हाई एनर्जी मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ओके, अब बच्चे लोग, सर क्या इनका नुकसान ही होता है या कुछ फायदा भी हो सकता है? अरे सर बहुत अच्छा फायदा होता है सर। फॉर एग्जाम्पल, जो ये एनर्जी होती है ना गामा रेज, ये जो गामा रेज होती है, ये जैसे हमारे सेल्स पर लगती है ना, तो हमारे सेल्स डाई आउट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो अगर ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी पर लगेंगे तो उसके सेल्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि इन रेज की एक बहुत माइक्रो रेज बना लिया, पतली सी रे, टॉर्च की तरह नहीं, लेजर टॉर्च की। टॉर्च में तो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलती है, लेजर टॉर्च में एक रे ऑफ लाइट निकलती है या कम निकलती है। ऐसे उन्होंने उससे भी पतली रे ऑफ लाइट या गामा रेज की बना ली, जो किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकली होगी, और फिर उस टॉर्च को, उस रे को कैंसर के उन सेल्स के ऊपर डाल दिया जो कैंसरस सेल्स होते हैं। तो वो सारे सेल्स के ऊपर डाला तो वो सारे सेल्स मर गए। तो क्या इन्हीं रेज से हमने कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया ना? इन्हीं रेज से हम लोगों ने क्या किया? कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया ना? क्या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कोई तरीका है कि हम उनको यूज भी कर सकें? क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज भी कर सकते हैं। वी कैन यूज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब क्या क्या यूसेज है, पहले हमको यूसेज देखने है ना? क्या क्या यूसेज है, हमको वो यूसेज देखने हैं कि क्या क्या यूसेज है। नंबर 1, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर।
यूरेनियम 235 को अगर हमने बॉम्ब में बनाकर डाल दिया कहीं पे तो नुकसान हो गया उससे, लेकिन अगर हम लोगों ने यूरेनियम 35 को थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज कर लिया तो उससे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब जहां पे हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियस की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जरा पहला पॉइंट पढ़िएगा सब लोग। Radioactive isotopes are used as a fuel in nuclear reactors of nuclear power plants for generating electricity. तो क्या यूरेनियम 235 को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हैं। ये आपकी बुक्स में होगा इस चांद में, है ना, आप उससे पढ़ लीजिएगा। इसको मैं सिखा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं, और अगर आपके पास बुक है तो आप उससे पढ़िएगा, नहीं हो तो मुझे बोल देना, तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो बच्चों, यूरेनियम 235 कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। समझ में आया? यूरेनियम 235 से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हम पानी गर्म कर लेते हैं, और पानी गर्म करके स्टीम टरबाइन्स रोटेट हो जाती है, और टरबाइन रोटेट करते ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। टरबाइन रोटेट करते ही क्या प्रोड्यूस होने लगती है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे टरबाइन रोटेट होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर ये चीजें कुछ कम भी समझ में आ रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको यह समझना है कि न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है ना, यूरेनियम का 235, यूरेनियम के साथ में उसका मास बोलना पड़ेगा जरूर। 235 यूरेनियम 235 कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूरेनियम। फिर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज अ ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स और ब्लड क्लॉट्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए चलो, ये कहीं पे लिखा होगा, ये आर्सेनिक, एक तो हो गया सोडियम 24 और एक आर्सेनिक 74, दिख रहा है क्या? आर्सेनिक 74 और सोडियम का एक 24 आइसोटोप। ये ना हमारी बॉडी में ब्लड के साथ में हम इंजेक्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड के साथ में इंजेक्ट कर देते हैं। अब जब हमारी बॉडी में ब्लड के साथ में इंजेक्ट करेंगे तो इनकी रेडिएशन इतनी कम होती है कि हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करती। समझ रहे हो? इनकी रेडिएशन इतनी कम होती है कि हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करती, बट रेडिएशन होती है। तो ये जहां जहां हमारी बॉडी पर जाते हैं वहां से रेडिएशन निकलने लगता होगा, बट किसी जगह पर जाकर रेडिएशन आगे निकलना, आगे जाना बंद हो गया, एक ही जगह से निकले जा रहा रेडिएशन बस। तो हम समझ गए कि वहां से ये वाला कंपोनेंट आगे नहीं जा रहा, तो शायद वहां पे ब्लड क्लॉट है या वहां पे कोई ट्यूमर बन गया है। समझ रहे हो ना? जरा एक बार इसको पढ़िएगा, जरा इसको पढ़िए जरा पूरा को फटाफट। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स। ट्रेसर्स मतलब ढूंढने वाले, कि भाई आपके ब्लड में, आपके ब्लड वेसल्स में कहां है क्लॉट, आपकी बॉडी में ट्यूमर है कहां। तो हम लोग आर्सेनिक 74 और सोडियम 24 को अपने ब्लड में इंजेक्ट करके ये पता लगा लेते हैं कि वो कहां पे जाके क्लॉट हो रहा है, कहां पे जाके इकट्ठा हो रहा है, और जिस जगह जाके इकट्ठा हो रहा है वहां हम समझ जाते हैं कि वहां पे या तो कोई ट्यूमर है या कोई ब्लड क्लॉट है। क्लॉट समझते हो ना? ब्लड का वो एक क्लॉट हो जाना, मतलब एक सॉलिड सा पार्टिकल बन जाना, थक्का जम जाना, खून जम जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा इसको पढ़िए थोड़ा। स्मॉल अमाउंट ऑफ लो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव कंपाउंड। लो एक्टिविटी मतलब इसकी रेडिएशन बहुत कम है, लो एक्टिविटी, इसकी एनर्जी बहुत कम निकलती है, ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती है इससे। इज कॉल्ड ट्रेसर, इज ईदर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन और गिवन ओरली। Thus the radioactive compound moves through the body and accumulates in the area of the tumor, blood clots, etc. The exact position of the accumulated radioactive tracer can be found with the help of the active device called Geiger counter. एक डिवाइस होती है कॉल्ड गीगर काउंटर, वो ये नोट कर लेता है कि किस जगह से कितने रेडिएशंस आ रहे हैं, किस जगह से कितनी एक्टिविटी हो रही है, और जिस भी जगह से लगातार एक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो मतलब वहां पे ब्लड का क्लॉट है, वहां पे कोई ट्यूमर है, जिसकी वजह से हमारा जो चीज बॉडी में हमने इंजेक्ट किया था आर्सेनिक 74 या 24 सोडियम, तो वो वहां पे इकट्ठा होने लग गया है। समझ रहे हो ना? फिर द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ट्यूमर और ब्लड क्लॉट इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू द डॉक्टर फॉर डिसाइडिंग फर्दर ट्रीटमेंट। Arsenic 74 is used to detect the presence of the tumors.
सोडियम 24 इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड क्लॉट्स। ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए सबको रोक रखा है मैंने। आपके डाउट से पहले ये बताना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। क्या चीज है ये कि कौन सा आइसोटोप का क्या यूज होता है, विच आइसोटोप्स इज यूज्ड इन व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस। आर्सेनिक 74 ट्यूमर्स के लिए यूज होता है, टू डिटेक्ट द ट्यूमर्स। सोडियम 24 ब्लड क्लॉट्स को पहचानने के लिए होता है। और कौन सी मशीन होती है, कौन सी डिवाइस होती है जो इनको ट्रेस करती है, वो होती है गीगर काउंटर। तो ये हो गया रेडियो एक्टिविटी का एक बड़ा आपका यूज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। फिर एक और देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। अब कैंसर के लिए क्या करेंगे, गामा रेस को बड़े सिलेक्टिवली उन सेल्स के ऊपर डाला जाएगा जो सेल्स इंफेक्टेड होंगे, जो सेल्स डेड होंगे, जो एक्स्ट्रा सेल्स होंगे, कैंसरस सेल्स होंगे। समझ में आ गया ना? तो वो कैंसरस सेल्स मर जाएंगे। कैंसरस सेल्स मर जाएंगे तो क्या बॉडी काफी कुछ रेजुविनेट हो जाएगी और बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आने लगेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे सेल्स भी मर जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काम के होते हैं, तो इसलिए उसमें बॉडी बहुत वीक भी हो जाती है, उसमें बॉडी बहुत ज्यादा वीक भी हो जाती है ना। सर अगर कैंसर का पेशेंट उस रीजन में जाएगा तो सर वो ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि कैंसर पूरी बॉडी में नहीं होता है, किसी एक पार्ट में होता है। तो अगर किसी एक पार्ट में कैंसर है और उसमें वहां पे अल्फा भी लग रहा है, बीटा भी लग रहा है, गामा भी लग रहा है, तो वो मीनिंगलेस है, वो बेकार है। और हमारी पूरी बॉडी में लग रहा है वो, नहीं भैया नहीं, ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, डॉक्टर्स करते हैं, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि आप जाके बोला चलो मुझे कैंसर हो गया तो मैं हिरोशिमा नागासाकी घूमाता हूं और वहां पे जाके आप चारों तरफ ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे शावर में नहा रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। इसको यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। देख रहे हो क्या आपको? कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू क्योर कैंसर। When the high energy gamma radiations emitted by the cobalt 60 radioisotopes are directed at the cancerous tumor in the human body, the cancerous cells get burnt out. अगले पेज पे कहीं लिखा होगा the cancerous cells get burnt out, cancerous cells जल जाते हैं। और ये उन्होंने दिखा रखा है कोबाल्ट 60 को, ये दिखा रखा है कोबाल्ट 60 को, अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो तो। और ये एक डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज कर रही है। द केयरफुली कंट्रोल्ड बीम ऑफ गामा रेज इज यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसा नहीं है कि बिन्ना ने बोला चलो लेट जाओ, हम तुम्हारी पूरी बॉडी में ही फिरा देते हैं वो गामा रेज को। तो भैया कैंसरस सेल्स मरे या ना मरे, जो हमारे बॉडी के काम के सेल्स हैं वो जरूर भगवान को प्यारे होंगे। वो पेशेंट हिलडुल नहीं रहा। समझ गए? हो गया क्लियर अभी? तो ये दिस इज डन बाय द डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स ही करेंगे, ऐसा नहीं है हम लोग करने लगेंगे। दे गेट बर्न। द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर बाय यूजिंग रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। क्या नाम होता है इसका? रेडियोथेरेपी। कैंसर का ट्रीटमेंट कोबाल्ट 60 की रेस की मदद से जो होता है उसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। अब ये दो यूजेस और हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड व्हिच हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज लाइक गोइटर। आपको मालूम है गोइटर डिजीज में हमारे बॉडी में थ्रोट में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है ना, आपको मालूम होगा। तो वो कई बार ज्यादा सिक्रीट करने लगता है, कई बार कम सिक्रीट करने लगता है। तो अगर वो थायरॉक्सिन ग्लैंड ज्यादा सिक्रीट कर रहा है या कम सिक्रीट कर रहा है थायराइड ग्लैंड, तो उसके एक्टिविटी यानी वो कितना एक्टिव है इस टाइम, उसको जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक रेडियो आइसोटोप आयोडीन 131। क्या नाम है उसका? आयोडीन 131। तो ये हो गया है आइसोटोप 131। आइसोटोप डॉक्टर यूज आयोडीन 131 रेडियो आइसोटोप एज अ ट्रेसर टू फाइंड हाउ एंड व्हाट एट व्हाट रेट द थायराइड ग्लैंड इन आवर बॉडी टेक्स अप आयोडीन, which is essential for making thyroxine hormone. This helps in the treatment of the disease like goiter. goiter को ठीक करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है? आयोडीन 131। फिर भी ये बता दीजिए क्या उसके साथ में किसी भी आइसोटोप के साथ में उसका मास नंबर बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं? मास नंबर।
तो चलिए बच्चों लोग, बाय बाय।